होंगे, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो है, ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हमने एक नेक्स्ट पहले वाला वीडियो अपलोड कर लिया था, शाम को 1 बजे तक क्लास ली थी आपकी। और ये नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है। तो उसमें आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आपने कुल मिलाकर के अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अच्छे क्वेश्चन मैंने भी शामिल किए थे। और तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें थोड़े क्वेश्चन है जो कथन तर्क वाले, मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा समाहित करने की कोशिश की है, क्योंकि आज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उस तरीके के क्वेश्चन, कथन तर्क वाले क्वेश्चन मैंने इसमें थोड़े ज़्यादा शामिल किए। देखिए, थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन देख रहे हो, घबराना नहीं है, क्योंकि देखो किसी का उद्देश्य होता है सरल क्वेश्चन ला करके आपके सामने इजी क्वेश्चन रख करके व्यू बटोरना। मेरा ऐसा कोई एकमात्र भी उद्देश्य नहीं है। अगर आप मेरे वैसे तो है ना, छोटे चैनल को देख करके आजकल के स्टूडेंट वैसे भी इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ में जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है ना, वो पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन एक एक दो दो क्वेश्चन इंक्लूड करके उसका कथन तर्क वाले क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं, अपने अपने से बनाए हैं। यानी आप टैग देख लोगे, जो आया हुआ पूछा हुआ है, जैसे 2 था 22 में, 21 में था, तो मैंने जोड़ करके 1 बना दिया उसका मतलब, उसके ऑप्शन से भी क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की। इसी तरीके के मैंने आपके सामने ये 50 क्वेश्चन रखे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप इसमें से देखिए, मुझे बताना कि आप आउट ऑफ 20 कितने करते हो 50 में से। और मैं आपको चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ कि आप अगर 35-40 इसमें राइट कर रहे हो, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी, टाइम बर्बाद किए बिना, क्योंकि अभी कल ही एग्ज़ाम है, तो इतना बहुत वक्त है हमारे बाद में बातें करने का। लेकिन हम अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, और साथ ही साथ आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो और सपोर्टिंग हो आपके लिए, तो आप अपने प्यारे हाथों से एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट भी डाल दें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हो और किस टॉपिक पे ज़्यादा आगे वीडियो चाहते हो, ठीक है। ये लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। आप आउट ऑफ 50 कितने राइट करते हो, ये आपका ये अपना कलाम जीएस सेंटर यूट्यूब चैनल है। इस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र लोक वाद्य यंत्र जिसके मंडल पर डोरी की जगह लकड़ी के खूंटे होते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र है जिसके मंडल पर डोरी की जगह क्या है, लकड़ी की खूंटे है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, मैंने वहाँ से लिया है इस क्वेश्चन को। लोक वाद्य यंत्र में डोरी की जगह क्या है, डोरी की जगह क्या है, लकड़ी की खूंटे हैं। तो वो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, मादल। मादल देखिए ऐसा होता है, ऐसा यहाँ पे डोरी की जगह क्या होता है, लकड़ी की खूंटे होती है, इस डोरियों के अंदर ऐसे फंसाई होती हैं ऐसे। तो ये है आपके मादल, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कथन वाला आ गया। मैंने बोला था कि मैंने भर भर के कथन और तर्क वाले क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कथन ए कह रहा है कि राजस्थान में ऊँटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। तर्क आर दे रहा है कि ऊँटों के सारागांव क्षेत्रों में कमी आई है और इसे राज्य पशु घोषित करने के बाद इसके व्यावसायिक उपयोग पर कुछ पाबंदियां लगी हैं। तो आपको बताना है कि क्या कथन ए सही है, कथन आर सही है, ये इसकी व्याख्या करता है नहीं करता है, या फिर कथन आर सही है लेकिन ए सही नहीं है, या फिर ए सही है तो फिर आर गलत है, ए गलत है तो फिर आर सही है। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताइए। जैसे देखिए, राजस्थान में ऊँटों की संख्या लगातार गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है। तो इससे देखिए क्यों गिर रही है। आप ऐसे कथन और तर्क वाले क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर बीएसटीसी में क्या होते हैं कि फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 12th करने के बाद जस्ट आए हुए स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो मैं उनको आपको बता दूँ कि इस तरीके का अगर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सोल्व करने का एक आसान तरीका है कि राजस्थान में ऊँटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। तो अगर ए और आर में कथन तर्क में दिया हो, तो फिर आप कथन पढ़ रहे हो ए, राजस्थान में ऊँटों की संख्या में लगातार कमी आ रही, तो इसके पीछे आप क्या करिए, सिर्फ क्यों की जोड़ दीजिए, बस क्यों की वर्ड जोड़ दीजिए। क्यों की वर्ड आप जोड़ दीजिए, जैसे आप क्यों की वर्ड जोड़ोगे वैसे ही आपको पता लग जाएगा। जैसे आप क्यों की वर्ड जोड़ोगे तब आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। जैसे मैं ये इसके आगे मैं क्यों की वर्ड जोड़ रहा हूँ, क्योंकि फिर पढ़ना क्या कथन तर्क का उत्तर निकलेगा। देखिए, क्यों की वर्ड मैंने जोड़ दिया। अब देखो, कथन ए बोल रहा है कि राजस्थान में ऊँटों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, क्योंकि आर क्या कह रहा है, क्योंकि ऊँटों के चारागाह क्षेत्रों में कमी आई है और इसे राज्य पशु घोषित करने के बाद इसके व्यावसायिक उपयोग पर भी कुछ पाबंदियां लगी। तो बिल्कुल सही बात है, जब ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया
कमेंट में बता देना कि ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया। जब ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया गया तो उसके व्यावसायिक कार्य जो उनको बहुत सारे बोझ ढोने पड़ते थे वैसे तो वैसे पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि अब राज्य पशु है तो उसका सम्मान करना प्रत्येक प्रदेशवासी की एक कर्तव्य बन जाता है। तो इसलिए जो हम पहले कठिन काम करवा सकते थे ऊँटों से, वो थोड़ा कमी हुई है उसमें। और सारा गाँव में भी तो कमी हुई है, क्योंकि निरंतर राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र थोड़ा बढ़ रहा है। तो इसका क्या है कि दोनों ही सही है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है कि कथन ए और आर दोनों सही है, और आर है वो ए की अच्छे से व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल सटीकता के साथ में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की मरुगंगा किस नहर परियोजना को कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका तो आप फटाफट बता दोगे। राजस्थान की मरुगंगा किस नहर को परियोजना को कहा जाता है, तो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को अच्छे से देख लेना, उनकी शाखाएं देख लेना, उनकी जो वितरिका है वो भी देख लेना, यानी कि किस साइड शाखा है, किस साइड वितरिका है, और कौन सी शाखा की कहाँ जिले से निकलती है, किस जिले से निकलती है, वो अच्छे से देख के जाना। वहाँ से 100% क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। मैं अभी यहाँ से पूरा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा 1-1.5 घंटे का, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इतना बड़ा वीडियो हो जाए। ऑलरेडी आपने पढ़ तो रखा होगा सब कुछ, बस मैं आपको क्वेश्चन के रूप में रिवाइज करवा रहा हूँ बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें IGNP राइट आंसर था बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रसिद्ध मांड गायिका एलाई जिलाई बाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से था। देखिए रीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एलाई जिलाई बाई और मांगी देवी, ऐसे 3-4 जो दिए हुए थे लोकनायक, उनका जन्म को आपको कालक्रम अनुसार जमाना था। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने। प्रसिद्ध मांड गायिका एलाई जिलाई बाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से था। जयपुर से था, जोधपुर से था, बीकानेर से था, जैसलमेर से था। देखो यहाँ पर आप गलती एक चीज़ कर देते हो कि आप मांड गायिका सुनते ही आप जैसलमेर टच करोगे, लेकिन जैसलमेर नहीं है, क्योंकि इसने पूछा है कि एलाई जिलाई बाई है वो संबंध किस जिले से हैं, उनका जन्म किस जिले से हुआ था, वो जिला बताना, संबंध किससे है। तो इसका होगा राइट आंसर सी, बीकानेर से। एलाई जिलाई बाई कहाँ से थी, बीकानेर से थी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टैकल करोगे क्वेश्चन को तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। जैसे कि आप देखो मांड गायिका आ गई तो फिर आप सीधे काट सकते, 2 ऑप्शन तो आपके कट गए बच्चे। दोनों में से आपको जैसलमेर में तो मांड गायन प्रसिद्ध है, लेकिन गायिका कहाँ थी, प्रसिद्ध बीकानेर की थी। तो इस तरीके से आप आंसर सटीक कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं है ना, नहीं वाला हम लोग क्या है अक्सर हमारे दिमाग से हट जाता है। नहीं, हम क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे ऊपर एक तो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम फील करते रहते हैं। तो फील करते टाइम हम क्या करते हैं कि जो नहीं है वो नहीं रहता ही नहीं है हमारे दिमाग में। हम लोग हैं असत्य को सत्य पढ़ लेते हैं और सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो देखिए ध्यान रखना, पढ़ने में थोड़ी गलती मत करना। दिमाग में ये ध्यान रखना कि असत्य है या फिर सत्य पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। अब देखिए चित्तौड़गढ़ है, कोंबलगढ़ है, या मेहरानगढ़ है, या फिर झालावाड़ है, कौन सा है। तो मेहरानगढ़ है वो आपका जोधपुर वाला किला, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, जबकि बाकी वाले चित्तौड़गढ़ हैं, कुंभलगढ़ है, गागरोन भी है, आपका जैसलमेर का किला भी है। आप मुझे ये कमेंट करके बता देना कि विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने किले शामिल हैं और कब किए गए हैं किलों को शामिल। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है, आप दे देना आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को किस वर्ष राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी टैकल करना अच्छे से, क्योंकि जो राज्य वृक्ष है और राज्य खेल हैं, राज्य पुष्प हैं, इसके सन याद रखना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन है ना असंगत वाले और संगत वाले ज़्यादा आते हैं। हो सकता है कि राज्य वृक्ष करके खेजड़ी का आगे सन देते और इस तरीके से पच्चू का देते, पक्षी का देते, तो वो चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, को किस वर्ष राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। तो आप किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1983। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 1983। आगे देखिए, ये और कथन तर्क वाला क्वेश्चन मैंने शामिल किया। देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक मुख्य जल विभाजक का कार्य करती हैं, और तर्क दिया है आर। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकने में मदद करती हैं। क्या कथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, या फिर
दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं, या फिर ए सही है आर गलत है, या फिर ए गलत है तो फिर आर सही है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे आप बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला, देखिए कथन कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के एक मुख्य जल विभाजक के रूप में है, तो बिल्कुल है, ये सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल के पूर्व की प्रचार की ओर रोकती हैं, बिल्कुल रोकती हैं। अब देखिए इसका आप क्वेश्चन निकालिए, वही ट्रिक अपनाइए कि अरावली पर्वत श्रृंखला क्योंकि जोड़ करके निकालना। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के मरुस्थल है राजस्थान में, उसकी पूर्व की ओर प्रसार को रोकने में मदद करती हैं। क्या ये सही है? देखिए ये बात तो सही है, बात तो दोनों सही है। क्योंकि लगाने के बाद में पता है आपको इसका कारण नहीं पता चल रहा है। देखिए अरावली है वो पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि ये अगर क्योंकि के बाद में ये होती है ना कि अधिकांश नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं, या फिर ये मौसम में सहायक है, ऐसा होता तो वो कथन सही हो जाता। लेकिन इसने कहा अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल की पूर्व की और प्रसार को रोकने में मदद, ये इसका कारण नहीं है कि ये नहीं है कि मरुस्थल को रोक रही है इसलिए जल विभाजक रेखा है। ये कथन तो दोनों सही है लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? बी। देखिए बी क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की जल विभाजक होने की सही व्याख्या नहीं करता है, जल विभाजक होने की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे चलिए, आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ी ठनी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? बड़ी ठनी, जो बड़ी ठनी चित्रकला शैली है उसका संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? तो आप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन बड़ी ठनी वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका किशनगढ़। आप ये मुझे आंसर करके बताना कमेंट बॉक्स में। किशनगढ़ जो चित्र शैली है ना, उसके जो जनक किसको बोले जाते हैं? मतलब एक तो मुझे वहाँ का चित्रकार का नाम बता देना आप किशनगढ़ शैली का कमेंट बॉक्स के अंदर, और एक देखिए आर्ट करके बता देना, आर्ट लिख करके प्रश्न संख्या उसमें बता देना। एक तो बड़ी ठनी चित्रकला का है, तो किस राजा ने इसको मतलब क्या दिया था, श्रेय दिया था, जिस कारण उसको जनक कहा जाता है, वो राजा का नाम लिखना है। और उसके बाद में एक चित्रकार जो बड़ी ठनी का था उसका आपको नाम बताना है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताने की कृपया करें आप। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन था आपकी, प्रसिद्ध बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन था, आपको पता था कब से कब हुआ था, बहुत ही लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। कितने साल चला था? लगभग 44 वर्ष चला था। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत में चलने वाला सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। आपको पता था, ये याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने कि बिजोलिया किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन है, किसानों का मूवमेंट ऐसा है जिसके अंतर्गत कि ये है ना, स्टार्ट तो इसका होता है बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में, लेकिन एंडिंग इसकी बहुत ही दुख के साथ में होती है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ने, या फिर माणिक्यलाल वर्मा या जयनारायण व्यास, और या फिर हरिबाबू उपाध्याय और रामनारायण चौधरी, या फिर मोतीलाल तेजावत और गोविंद गिरी। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन काटने की कोशिश करिए। मोतीलाल तेजावत और गुरु गोविंद गिरी, ये तो आपको पता है कि ये एक ही आंदोलन और आदिवासियों से संबंधित है। माणिक्यलाल वर्मा, अब जयनारायण व्यास आ गया, जयनारायण व्यास आते ये क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि जयनारायण व्यास तो मारवाड़ से संबंधित थे। और साधु सीताराम दास, विजय सिंह पत्नी इस पे ठहरी है। हरुभाई उपाध्याय और आपके रामनारायण चौधरी, इन्होंने मुख्य रूप से नेतृत्व नहीं किया था। आगे आकर के लास्ट वाले स्टेज में ये आते हैं हरुभाई उपाध्याय और रामनारायण चौधरी, लेकिन इन्होंने पूछा नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, तो मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाले कौन थे? वो थे आपके साधु सीताराम दास और आपके विजय सिंह पथिक। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान, यानी राजस्थान के अंदर छप्पन का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छप्पन, देखिए छप्पन का मैदान काठन प्रदेश और वागड़ प्रदेश, इनमें है ना जिले बहुत सेंस जाते हैं। जैसे आप देखोगे वागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा आ जाता है, आप छप्पन के मैदान में इसमें से आपको कोई जिले बताने, और जो कांठल का प्रदेश है ना उसमें भी अलग जिले आएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए जल्दी। राजस्थान में छप्पन का मैदान किन जिलों के मध्य है बताइए। एक ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका अलवर और भरतपुर के मध्य है, बी कह रहा है कोटा और बारां के मध्य है, सी कह रहा है आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है, डी कह रहा है आपका जालोर और सिरोही के मध्य है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन, इस 10वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा राइट होगा बताइए, कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, सी इज राइट है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य आपके कौन सा है, कौन सा है? छप्पन का मैदान है। तो बताइए कांठल प्रदेश किसे कहते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे।
अब देखिए आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको है ना या फिर 1.5 या 1.7 की स्पीड करके देख लेना अच्छे से, क्योंकि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। और मैं कंटेंट के मामले में ये कह सकता हूँ आपको दावे के साथ में कि जो आपको ये मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे के सारे PYQ और एक-एक, दो-दो, तीन-तीन क्वेश्चन का मिक्स करके मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। यानी कि आप सारा का सारा ओवरव्यू पूरा-पूरा आपका कवर हो जाए। भले ही चैनल आपको छोटा दिख रहा हो, इतने ज़्यादा नहीं है हमारे चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह और फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है, लेकिन फिर भी आपके कंटेंट के मामले में हम बड़ी-बड़ी यूट्यूब चैनल से भी आपको अच्छा कंटेंट यहाँ अच्छे क्वेश्चन PYQ के साथ में प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर का, प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश को जिलाई अलाई जिलाई बाई ने किस राग में गाया है? ये आपको राग बताना। आजकल क्या है पता है, पहले सीधे बोले जाते थे किसने गाया ऐसे, लेकिन आजकल आपको फंसाने के लिए बोला किस राग में गाया जाता है। अब राग बताने, देखो भोपाली राग है, मांड राग है, पीलू राग है या फिर सारंग राग है, तो मांड राग के अंदर गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी मांड राग, मांड राग, मांड वॉइस में गाया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 12th नंबर, राजस्थान के किस लोक देवता ने गायों की रक्षा के लिए लासा गुर्जरी की प्रार्थना पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? यानी कि जो लासा गुर्जरी थी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपनी गायों को छुड़वाने के लिए, तो वो कौन से लोक देवता थे जो गायों को छुड़वाने के लिए जाते हैं और जहाँ पर अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं? तो ऐसे लोक देवता थे आपके, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? सी, लोक देवता तेजा जी, लोक देवता तेजा जी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही कथन तर्क वाले। देखो मैंने दो क्वेश्चन दूसरे, दो कथन तर्क वाले, मैंने संगत असंगत वाले भी डाले, हर तरीके के क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश किया हूँ। देखिए 13 नंबर का कथन ए कह रहा है राजस्थान की अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं। राजस्थान और तर्क कह रहा है आर, राजस्थान में 12मासी नदियों की संख्या बहुत कम है और यहाँ की जलवायु शुष्क है। अब बताइए क्या ये दोनों सही हैं या फिर व्याख्या करते हैं नहीं करते हैं? अब हम देखिए मैंने स्टाइल बताई आपको कि राजस्थान की अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं, तो आप लगाइए यहाँ पे क्योंकि। इसको अगर सोल्व करना चाहते हो सही तरीके से तो लगाइए क्योंकि, यहाँ पे कथन ए है इसके पीछे लगाइए क्योंकि। अब पढ़िएगा, राजस्थान की अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है क्योंकि राजस्थान में 12मासी नदियों की संख्या बहुत कम है और यहाँ की जलवायु भी शुष्क है। तो इसमें देखिए आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इसका ये कारण बता रहा है कि राजस्थान में अधिकांश नदियाँ केवल वर्षा ऋतु में बहती है, क्योंकि राजस्थान में 12मासी नदियाँ की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए तो नदियाँ वर्षा ऋतु में बहती हैं, तो संख्या कम ही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ की जलवायु बिल्कुल शुष्क है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ए और आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही से व्याख्या कर रहा है, इस कारण इसका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, मैं देखो सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें पढ़ने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा आपका। मुझे नहीं चाहिए कि मैं टाइमिंग और व्यू बटोरूँ, मुझे चाहिए आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सके इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दूँ। बाकी आप अगर आप ये PDF चाहिए आपको तो भी मुझे बोल देना, कमेंट में बोल देना कि मुझे PDF चाहिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर ये है जो आपकी डाल दूँगा PDF पूरी आपको, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी? अब मैंने झीलों की नगरी यहाँ शामिल कर लिया तब आपके लिए आसान हो गया, वरना अगर ऐसा डायरेक्ट हो जाता कि राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहते हैं और आगे कुछ और विशेषता दे दी जाती है उदयपुर की। अब देखिए उदयपुर की विशेषता आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो देखिए सन सिटी किस वो बोलते हैं, एक तो ये बता देना, ठीक है, सन सिटी। और आपका पेरिस, पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं ये भी बता देना। और एक और बताना आप मुझे, वाइट सिटी किसे बोलते हैं ये भी बताना। वाइट सिटी किस शहर को बोलते हैं, सन सिटी और गुलाबी तो आपको पता ही है सब, तो ये इसका मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। हम कर रहे बात 14 क्वेश्चन की। देखिए राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस और झीलों की नगरी कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा उदयपुर झीलों की नगरी है और पूर्व का वेनिस है। ठीक है, आगे बढ़े। थेवा कल्ला जो कांस पर सोने की बारीकी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है का संबंध किस जिले से है? किस जिले से? बीकानेर से, प्रतापगढ़ से, बाड़मेर से, सीकर से? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, बी यानी कि प्रतापगढ़ से थेवा कला जुड़ी हुई है। थेवा कला बेरिलियम की कांस होती है, बारीकी उस पर नक्काशी की जाती है, कांस की सोने की नक्काशी की जाती है, उसके लिए प्रतापगढ़ जिला बहुत फेमस है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? कौन से दुर्ग में हुआ था? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गोगुंदा नामक स्थान पर या सावंड नामक स्थान पर? देखिए गोगुंदा में उनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक उनका गोगुंदा में हुआ था, ये ऑप्शन सी इज राइट। कुंभलगढ़ में क्या था? कुंभलगढ़ में इसका जन्म होता है, कटारगढ़ दुर्ग, छोटा दुर्ग है वहाँ पर।
कुंभलगढ़ के अंतर्गत ही है। ठीक है, सावंड क्या है? सावंड महाराणा प्रताप की राजधानी रही है। महाराणा प्रताप की सावंड राजधानी रही है। आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताना कि महाराणा प्रताप के समय जो चित्रकला को लेकर के एक चित्रकार हुआ करते थे सावंत चित्र शैली में, आप पढ़ते होंगे सावंत चित्र शैली में, उस चित्रकार का मुझे नाम बता दीजिए और उस चित्रकार ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, आगे देखिए 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में ब्लू पोट्री यानी कि नीली मिट्टी के बर्तन कला का मुख्य केंद्र कौन सा शहर है? यानी कि राजस्थान में जो ब्लू पोट्री के नाम से प्रसिद्ध शहर है, जो कला का मुख्य केंद्र माना जाता है, वो शहर कौन सा? कोटा है, जैसलमेर है, जयपुर है या फिर अलवर है? ठीक है, कोटा शहर है या जैसलमेर है, जयपुर। इसका राइट आंसर है सी में जयपुर। जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, कमेंट में बताना ब्लैक पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया फिर कथन तर्क वाला। तो मैंने मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हैं, आप देखते तो जाओ बस इस क्वेश्चन को। आप मैं तो कहता हूँ आप 2 की स्पीड करके भी देख लेना ना, आपको बहुत सारा ओवरव्यू से बेनिफिट मिलेगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है। कथन ये बोल रहा है महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। तर्क दिया है कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो क्या ये कथन ए और आर दोनों सही है या फिर ए आर दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे नहीं कर रहे, या फिर दोनों गलत है? क्या है आप इसका उत्तर देखिए। महाराणा कुंभा, अब वही मैं बता रहा हूँ ट्रिक, वही आगे कथन के आगे क्योंकि लगाई और फिर तर्क पढ़िए। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला जनक माना जाता है क्योंकि कविराज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के जो 84 किले हैं उनमें से 32 किलों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दोनों ही कथन राइट है, दोनों कथन राइट है और ये है जो व्याख्या भी कर रहा है आर इसकी। तो देखिए ए आर दोनों सही है और एक ढंग से व्याख्या भी आर अच्छी तरीके से एक ही कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ ये भी बताइए कि कविराज श्यामल दास की पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? कविराज श्यामल दास की पुस्तक का क्या नाम है? बुक जो इन्होंने लिखी थी श्यामल दास ने, इनकी बुक का क्या नाम है? और श्यामल दास जी थे वो मेनली मेवाड़ के किस शासक के राज दरबार में रहते थे, ये भी बताना मुझे। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। राजस्थान के प्रसिद्ध उस्ता कला ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी की जाती है का संबंध किस जिले से है? यानी कि राजस्थान में जो उस्ता कला है, उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो उस्ता कला संबंध आपके बीकानेर जिले से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। आप कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और भी मुझे बता दीजिए कि ये जो उस्ता कला है ना, उस्ता कला के मुझे जो उस्ता कला के कलाकार है ना, उनका नाम बता दीजिए मुझे, उस्ता कला के कलाकार। और उस्ता कला को संरक्षण किसने दिया था? वो राजा कौन से थे बीकानेर के जिसने ये उस्ता कला को संरक्षण दिया था? उन राजा का भी नाम बताना और ये उस्ता कला के कलाकार का भी नाम बताना। ये 19वां क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर सही है आपसे। ठीक है, अगर आप सच्चे दिल से तैयारी कर रहे हो, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही है, तो इन जो मैं बोल रहा हूँ ना उनका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दीजिए, आपकी तैयारी की जाँच होगी आपके लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। राजस्थान का प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? ये जो घुड़ला नृत्य है ना, वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी में, हाड़ौती में, मारवाड़ में या फिर मेवात में? तो कहाँ किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। ये किया जाता है आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है घुड़ला। मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है घुड़ला। तो कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में। अब देखो घुड़ला नृत्य से संबंधित आपने पढ़ा हुआ, ये कहानी भी बहुत है, सातल देव से संबंधित हैं जो छुड़ा के आते हैं। किसको छुड़ा के आते हैं? लेके आते हैं, जो लेके चले जाते हैं यहाँ से राजकुमारी को। आपको ये कहानी याद होगी, उस कहानी से आप रिकॉर्ड करके ध्यान रखना इसका। ये जो हमारे घुड़ला नृत्य हैं जिसमें क्या होता है, छिद्रित मटका होता है, छिद्रित मटके के अंदर दीपक रखा जाता है, ये पढ़ा होगा आपने। अब देखिए 21। जंबेश्वर यानी कि गुरु जाम्बोजी का प्रतिपादन विष्णु संप्रदाय में कुल कितने नियम हैं? ये तो मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चन डाल दिया है क्योंकि ये आया हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया। अब देखिए 36 नियम किसके आपको पता होना चाहिए, 42 नियम किसके, 29 नियम किसके, 20 किसके? आप जी कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये जो ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, 42 नियम किस धर्म के हैं वो भी मुझे, सॉरी किस संप्रदाय के वो भी मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर सी वाले 36 हैं वो भी किसके हैं ये भी बताएं। आपने अगर संप्रदाय, संत और संप्रदाय पढ़ रखा, इसका तो राइट आंसर है बी, यानी कि जो विष्णु धर्म है उनके तो है 29 नियम है। जाम्बोजी ने कितने नियम दिए थे? 29। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिए कि 36 किसके हैं और 42 किस संप्रदाय के हैं। और साथ ही साथ मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक ये भी बता दीजिए कि गुरु जाम्बोजी है ना, विष्णु संप्रदाय की जो रचनाएं है जाम्बोजी की, जो कोई 2-3 रचनाएं मुझे बता दीजिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक तो था जंब संहिता थी, इस तरीके से 2 मुझे और भी बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर, इन्होंने के द्वारा लिखी गई रचनाएं कौन कौन सी थी। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान की प्रसिद्ध सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? यानी कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध सांबर झील है, सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत प्राप्त होता है? ठीक है, देश का तो मैंने पूछ लिया यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन आप राजस्थान के राज्य का कितना नमक उत्पादन होता है वो भी मुझे कमेंट के अंदर बता देना। ठीक है, अब तो इसका ऑप्शन राइट है आपका 8.7
8.7, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि 8.7% है जो भारत में ये उत्पादन यहाँ से होता है नमक का, ठीक है। और एक ये भी बता देना साथ साथ में कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसकी, और वो कौन सी थी राजस्थान की राजकुमारी जिसका इस सांबर झील के किनारे आपको 1562 में विवाह हुआ था, और उन दोनों का नाम बता दीजिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, वो किन नदियों के संगम पर स्थित हैं, मतलब कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है बेणेश्वर। तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया था। हालांकि इन्होंने सीधे सीधे पूछा था कि बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, वो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है ताकि आप और इसको डिकोड कर सकें। देखिए ऑप्शन नंबर ए बनास बेड़स मैनाल नदी है, सोम माही और जाखम, संबल सेब बनास नदी, लूनी सोकड़ी जवाई नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है, क्योंकि सोम माही और जाखम नदी के संगम पर, इन तीनों नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है, बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है। 24 देखिए कथन ए है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राज्य का सबसे संघन आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और तर्क आर के रूप में दे रहा है कि इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा कृषि एवं सिंचाई की सुविधाएं बेहतर है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। देखिए वही बात मैं ट्रिक बोला था आपको कि कथन के आगे क्योंकि लगाइए और फिर बाद में तर्क पढ़िए। राजस्थान का पूर्वी मैदान भाग राज्य का सबसे संघन आबादी वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा कृषि एवं सिंचाई सुविधा बेहतर है। तो देखिए सीधा सीधा आपको इसका कारण मिल रहा है। देखिए राजस्थान में पूर्वी मैदान में सबसे ज़्यादा संघन आबादी है, क्योंकि वहाँ पर है ना जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और कृषि और सिंचाई की सुविधा, तो इसलिए दोनों तो सही हैं ही, राइट है, लेकिन इस एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, ए और आर दोनों सही है, और आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है, अच्छे तरीके से व्याख्या कर रहा है, अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे 25 राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत छोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो ये तो सबको पता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये ऐसा भी नॉर्मल डाल दिया आपके सामने, कोई बात नहीं, 1722। अब दीजिए मुझे कमेंट के माध्यम से आप एक चीज़ बता देना कमेंट बॉक्स में कि जो राजस्थान की चोटियाँ हैं ना, तो ऊंचाई के आधार पर 4 क्रमांक वाइज मुझे चोटी बता दीजिए। जैसे पहले नंबर पे तो गुरु शिखर है, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे कौन सी है, और फोर्थ नंबर पे कौन सी, ये 4 चोटियों का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी के नाम से राजस्थान के किस प्रसिद्ध सेनानी को जाना जाता है, वागड़ के गांधी किस सेनानी को कहते हैं। बस ये थोड़े क्वेश्चन याद कर लेना, वागड़ के गांधी और गांधी जी के 5वें पुत्र, ऐसे जो हैं उनको आप याद कर लेना। वागड़ के गांधी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है, जयनारायण व्यास को, या फिर वागड़, देखिए ऑप्शन डिलीमेट करिए, जयनारायण व्यास तो आपके मारवाड़ के, वागड़ के हैं नहीं, और जमुनालाल बजाज तो आपके इधर के नहीं हैं। अब ऑप्शन बचे दो, गोकुल भाई भट्ट या ये भोगीलाल पांड्या। तो आप पता है गोकुल भाई भट्ट तो सिरोही से संबंधित है, ऑप्शन बचा बी इज भोगीलाल पांड्या, क्वेश्चन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए 27 राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक देवता को पीरों के पीर या रामसा पीर कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पीरों के पीर और रामसा पीर किसको बोला जाता है, तो आपके लोक देवता रामदेव जी को बोला जाता है, लोक देवता रामदेव जी को, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा जिसे नर्तियों का सिरमौर भी कहा जाता है, ठीक है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है जिसे नर्तियों का सिरमौर भी कहा जाता है। गीदड़ है, कालबेलिया है, घूमर है, चरी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए चरी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है, चरी नृत्य किस जाति का नृत्य है, चरी नृत्य किस जाति का नृत्य है, ठीक है, चरी नृत्य किस जाति का नृत्य, ये भी बताइए। और इसका तो आप सबको पता है, सी ऑप्शन इज राइट, घूमर नृत्य है जो हमारे राज्य का राज्य नृत्य भी है और जिसको नर्तियों का सिरमौर बोला जाता है। आगे देखिए 23 प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है। तो देखिए संतों का शिखर इन्होंने प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने किसको कहा, असलगढ़ चोटी को कहा है, छेर चोटी को कहा है, गुरु शिखर को, तारागढ़ को। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है कि जो टोड ने है, टोड भाई साहब ने गुरु शिखर को क्या बोला है, संतों का शिखर बोला है। आप मुझे टोड की उस बुक का नाम बता दीजिए जिस बुक के अंदर आपने इन्होंने इस गुरु शिखर को क्या बोला, संतों का शिखर बोला, उस बुक्स का नाम बता दीजिए। टोड की उस बुक का मुझे नाम बता दीजिए, क्योंकि वो बुक बहुत प्रसिद्ध है। उस बुक के अंदर ही राजस्थान के नाम, राजस्थान और रजवाड़ा दिया हुआ है, तो उस बुक का अपने आप में बहुत क्रेडिट है। तो उस बुक का नाम बताइए मुझे। 30 क्वेश्चन है आपका, 30 क्वेश्चन है। कालीबंगा एक प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता स्थल है जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है।
इसका तर्क आर दे रहा है कि ये सभ्यता है जो वर्तमान में सूखी नदी घगर, जो प्राचीन सरस्वती नदी थी, वर्तमान में इसको घगर नदी बोलते, जो मृत नदी भी हो गई है, के किनारे विकसित हुआ था। अब देखिए ये क्या दोनों सही है। जो कालीबंगा है जो प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता बिल्कुल सही है, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है बिल्कुल सही है। और ये सभ्यता स्थल जो मृत नदी या घगर नदी जो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ था, तो क्या ये दोनों सही है? तो आप देखोगे दोनों ही सही है, क्योंकि लगा के देखोगे तो भी आपको दोनों का कारण भी मिल जाएगा, क्योंकि दोनों कथन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है कि ए और आर दोनों सही है, और आर है जो ए की अच्छे से व्याख्या करता है। आगे देखिए नेक्स्ट 31, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस सैनिक सामने से हुआ था, और वो कब हुआ था? कब हुआ वो तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप मुझे, और कहाँ हुआ था वो यहाँ पे उत्तर दे दीजिए। ये एरिनपुरा सैनिक सामने से हुआ था, नसीराबाद या फिर नीमच या फिर आपका देवली। अब ये है नसीराबाद, ऑप्शन बी राइट है। नसीराबाद से राजस्थान में 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसका प्रारंभ राजस्थान में कहाँ से हुआ था? तो नसीराबाद से हुआ था। मुझे कब हुआ था उसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, और आप मुझे एक दो क्वेश्चन और भी बता दीजिए कि इस सैनिक छावनियाँ थी जितनी भी राजस्थान में कितनी थी? 6 थी। उस 6 सैनिक छावनियों में से सबसे बड़ी कौन सी थी, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी कौन सी थी, और आपसे सबसे छोटी सैनिक छावनी कौन सी थी? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता दीजिए 31 का आंसर। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट 32, राजस्थान का जल दुर्ग का सबसे उत्तम या फिर उत्तम उदाहरण कौन सा किला है? राजस्थान के अंदर जल दुर्ग का सबसे उत्तम उदाहरण कौन सा? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आपको सबको पता है, गागरोन किला है। गागरोन किला है, जो गागरोन किला या जो जल दुर्ग के नाम से विख्यात है। आप मुझे ये भी बता देना कि जो गागरोन किला है, उस गागरोन किले में गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था, और जो इसके अंदर साके हुए हैं वो साके कब कब हुए? जो साके हुए कब कब हुए? 2 साके हुए, 2 साकों का आप मुझे जिक्र बता देना कब कब 2-2 साके हुए। और आपको पता होगा गागरोन किले से एक रचना लिखी गई है, पता है क्या? किसकी वसनिका है? असलदास खींचीरी वसनिका, बहुत ही अच्छी ऑथेंटिक स्रोत माना जाता है वसनी उसको। 33 देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज गर्म हवाओं के साथ में उठने वाले धूल भरे चक्रवात को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अब स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? या तो मावट कहते हैं, या बबूलिया कहते हैं, बबूतिया, या फिर पुरवरिया, या फिर आप लू बोलते हैं। तो आप इसको क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ करोगे आप, मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज गर्म हवाओं के साथ उठने वाली धूल भरी चक्रवात स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? अब देखो ये चक्रवात नहीं वर्ड यूज करता ना, तो आपका ऑप्शन बी राइट नहीं होता। धूल भरी आंधी कहते हैं ना, तो लू होता, क्योंकि कुछ महानुभाव ऐसे भी हैं लू की तरफ जाएंगे, तो लू इज गलत है, तो रॉन्ग है। ये इसका ऑप्शन नंबर बी है, बबूलिया सही है, क्योंकि अच्छा धूल भरे चक्रवात को बोला है। अभी ये बहुत चल रहे हो गए इस टाइम में, बहुत ये धूल भरे चक्रवात चलते हैं हमारे इधर मरुस्थल में। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने चरणों में हुआ था? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 7 चरणों में हुआ था। आगे देखिए नेक्स्ट, मुझे आप ये बता दीजिए कि जो प्रथम चरण हुआ था मत्स्य संघ की, उसमें है ना उद्घाटन किसने किया था? ये आप ना कमेंट बॉक्स में बता देना कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था। अब देखिए 35, प्रसिद्ध मोती झील जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी बोलते हैं, प्रसिद्ध मोती झील है जिसे भरतपुर की जीवन रेखा लाइफलाइन बोला जाता है, किस नदी के पानी को रोक करके बनाई गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज तक सीधा पूछा गया था इसको ऐसे कि मोती झील है ना, मोती झील है ना, वो जल आपूर्ति किस झील से करती है, ऐसे था। मैंने इसको क्या किया है एक अलग वे में बताया आपको, क्योंकि कभी कभी बार क्या होता है पता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना आपके सामने ऐसी बना दी जाती है ताकि आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ऐसी रखी। प्रसिद्ध मोती झील जिसे भरतपुर की जीवन लाइफलाइन बोलते हैं, तो वो किस नदी पानी को रोक करके बनाई गई है? तो वो है रूपा रेल, रूपा रेल, रूपा रेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट, रूपा रेल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी इज राइट, रूपा रेल नदी। ठीक है, आगे फिर आपका कथन तर्क वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसको देखिए 36 कथन ए है, जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, और तर्क आर दे रहा है कि ये किला पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है जो कि सूर्य की धूप में सोने जैसा चमकता है। तो अब देखिए आप क्योंकि लगाइए और आप तर्क पढ़िए और फिर उत्तर दीजिए। अब देखिए कथन ए बोला जैसलमेर के किले को सोनार किला एवं स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये किला है ना पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है जो सूर्य की धूप में सोने जैसा चमकता है। बिल्कुल दोनों के दोनों कथन तो राइट है,
और क्योंकि लगाने के बाद हमें पता लग गया कि ये आर है तो इसकी व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर है वो ए की सही से व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़िए 37 नंबर क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध कजली तीज है ना, कजली तीज का मेला राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र है? कि जो प्रसिद्ध है ना कजली तीज के लिए बहुत ही वो जिला प्रसिद्ध है। कौन सा जिला है? जयपुर है, बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है। तो इसका ये तो बहुत ही कजली तीज के लिए प्रसिद्ध है आपका आप बूंदी जिला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप मुझे बता दीजिए कजली तीज है, कजली तीज कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है? ठीक है, कब मनाई जाती हैं उस मंथ का बता देना, मंथ और आपका तिथि का नाम बता देना मुझे। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 38 पे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। रूपा जी और करपा जी नामक प्रसिद्ध किसान नेता किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? इनके जो एक रूपा जी हैं और करपा जी नामक प्रसिद्ध किसान थे हमारे, जो किसान आंदोलन के में शहीद हुए थे वो कौन से किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? ठीक है, आगे देखिए ऑप्शन बिजोलिया है, बेंगू है, अलवर है और आपका बूंदी किसान आंदोलन है। तो वो कौन से किसान आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे? बिजोलिया में हुए थे या बेंगू में हुए थे या अलवर में हुए थे या बूंदी में हुए थे? तो इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी बेंगू के किसान आंदोलन हुआ था बेंगू में, वहाँ पर ये लोग शहीद हुए थे। कौन से? आपके रूपा जी और करपा जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बीएसटीसी में ही नहीं पूछा गया है, ये वीडियो में भी पूछा गया था और ये पटवार में भी पूछा गया था, 2-3 एग्जाम में और भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिए नेक्स्ट 39। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा वर्णाशा कहा जाता है? राजस्थान की वो कौन सी नदी है जिसको वन की आशा या वर्णाशा कहा जाता है? बनास है, चंबल है या फिर माई है या जाखम है? तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। बी इज राइट है, यानी कि बनास है वो नदी जो आपके वर्णाशा के नाम से जानी जाती हैं। और एक मुझे आप ये कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना बनास से संबंधित ही है। मैंने उस नेक्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था लेकिन कोई कमेंट नहीं कर पाया। आप बता देना मुझे कि जो बनास नदी है ना, उस बनास नदी के निकट या तट पर बनाए गए बांध कौन कौन से? कोई 4 बांध मुझे बता सकते हो आप क्या बनास नदी पर बने हुए 4 बांध डैम? 40 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक देवता का मुख्य मंदिर गोगामेड़ी यानी हनुमानगढ़ में स्थित है और जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या भरता है? मेला भरता है। वो लोक देवता कौन से हैं जिसका मुख्य मंदिर तो गोगामेड़ी, वो तो है आपके हनुमानगढ़ में और उनका मेला भी भरता है भाद्र कृष्ण नवमी को। तो वो लोक देवता कौन से हैं? बाबू जी हैं, गोगा जी हैं, मलिनाथ जी हैं या फिर देवनारायण जी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। वो लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी लोक देवता। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि गोगा जी का जो ये गोगामेड़ी है ना, ये तो हनुमानगढ़ के अंदर है, लेकिन एक गोगा जी का मेला ये मंदिर और भी है, सिरमेड़ी और धुरमेड़ी। तो मुझे आप बताना धुरमेड़ी कहाँ पर है और सिरमेड़ी कहाँ पर? ये देखो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ सीधा लिखा हुआ है, सही बात है। तो एक तो है धुरमेड़ी, एक है सिरमेड़ी। तो आप मुझे है ना सिरमेड़ी और धुरमेड़ी में अंतर बताना कि सर धुरमेड़ी यहाँ पर है, सिरमेड़ी यहाँ पर है। ठीक है, आगे बढ़िए 41 नंबर पे। पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते यानी जिंक से बना बादला नामक पात्र कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला डायरेक्ट पूछा जाएगा और देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ था बादला, लेकिन मैंने क्या किया पता है? मैंने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली, क्योंकि मुझे पता है कि अगर क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे देता तो ऐसे नहीं होश नहीं होने चाहिए स्टूडेंट के। पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते यानी जिंक से बना बादला नामक पात्र कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है, जोधपुर का है, बीकानेर का, उदयपुर का। तो आप सबको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है? जोधपुर। बी राइट आंसर है, जोधपुर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट 42 नंबर पे आपका कौन सा क्वेश्चन है? देखिए कथन ए, लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा रहता है और इसके आगे खारा हो जाता है। कथन ए कह रहा है। तर्क आर दे रहा है, बालोतरा के आगे मृतलीय भाग में मिट्टी में मौजूद लवणीय तत्व नदी के पानी में मिल जाते हैं। क्या ये आर सही है, ए सही है, दोनों सही है या क्या एक दोनों दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं सही ढंग से? तो आप देखिए दूसरी बार पढ़िए। कथन ए, लूनी नदी का पानी बालोतरा बाड़मेर का मीठा रहता है और आगे खारा हो जाता है क्योंकि बालोतरा के आगे मृतलीय भाग में मिट्टी में मौजूद लवणीय तत्व है जो नदी में पानी में मिल जाते हैं, नदी के पानी में मिल जाते हैं। तो ये देखिए कथन तो दोनों के दोनों सही लग रहे होंगे, कथन दोनों के दोनों सही लग रहे हैं और क्योंकि लगाने पर व्याख्या भी अच्छे ढंग से की जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है कि कथन ए आर दोनों सही है और आर है वो एक ही अच्छे ढंग से व्याख्या कर रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट 43। राजस्थान में चांदी के बारीकी तारों में आभूषण बनाने की तारकशी की कला कहाँ की प्रसिद्ध है?
अब देखिए जो राजस्थान के अंदर है ना, चांदी के बारीकी तारों से आभूषण बनाने की जो तारकसी कला है, तो तारकसी कला है ना, वो तारकसी कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तारकसी कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तारकसी कला किस जिले की प्रसिद्ध? नाथद्वारा की है, प्रतापगढ़ की, खंडेला की है, सांगानेर की है। तो आप इसका तो आंसर जानते होंगे। नाथद्वारा के अंदर चांदी के जो आभूषण बनते हैं उनके ऊपर तारकसी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट बढ़िए 44। राजस्थान के किस लोक नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक नाट्य को लोक नाट्यों का भी क्या कहते हैं? मेरु नाट्य कहते हैं। तमाशा है, गवरी है, या फिर रम्मत है, या फिर आपकी नौटंकी लोक नाट्य है। तो इसका है गवरी लोक नाट्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। गवरी नाट्य है वो मेरु नाट्य कहलाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कौन सा? गवरी लोक नाट्य। 45 पे कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के भीतर स्थित है? यानी कि एक तो कीर्ति स्तंभ और आपके विजय स्तंभ वो किस प्रसिद्ध दुर्ग के भीतर स्थित है? कुंभलगढ़ में है, रणथंभौर में है, चित्तौड़ में है, या फिर मेहरानगढ़ में है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज राइट है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर कौन से बने हुए हैं? कीर्ति स्तंभ भी है, विजय स्तंभ। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना कि विजय स्तंभ है उनका निर्माण मारना कुंभा के द्वारा कब करवाया गया था? ठीक है, हो सकता है कल कथन में आ जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण इसके दौरान किया गया था और ये मारना कुंभा ने करवाया था, और इस कारण मारना कुंभा ने ये भी करवाया था। तो आगे ये भी आ सकता है कि ये 84 में तो 32 दुर्गों का निर्माण किया जिसमें से ये भी शामिल थे। तो ऐसे करके कथन तरह का क्वेश्चन बना देगा तो आपको फंस ना सके कल, क्योंकि हो सकता है सब पता होते भी डेट का इश्यू होने के बाद क्वेश्चन गलत हो जाए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना विजय स्तंभ का निर्माण कब करवाया था कुंभा ने। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 46। राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा जिसे मावट कहा जाता है का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्दियों में जो वर्षा होती है मावट, जिससे रबी की फसल को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, वो किसके कारण होती है? आपको कारण बताना है कि क्यों होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान होती है, उत्तर पश्चिमी मानसून के दौरान, या पश्चिमी विक्षोभ, या फिर बंगाल की खाड़ी का मानसून? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागरीय जो चक्रवात है उसके दौरान ही राजस्थान में, उससे ही वही कारण है जिस कारण सर्दियों में हमारे यहाँ बारिश होती है, मावट होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पोथीखाना संग्रहालय जो दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये देखिए संग्रहालय है ना, संस्थाएं और संग्रहालय, ये थोड़ा याद करके जाना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पोथीखाना संग्रहालय जो दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथों का चित्रों का प्रसिद्ध क्या है संग्रहालय है, वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में है, या फिर उदयपुर में, या जयपुर में, बीकानेर में? तो कहाँ पर है? आपके जयपुर में। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। अभिलेखागार कहाँ है राजस्थान का? तो वो बीकानेर में है। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए मुझे कि जोधपुर के अंदर एक राजस्थानी भाषा से संबंधित संस्थान है, उसका क्या नाम? आगे देखिए नेक्स्ट 48 पे कथन ए है भील जनजाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है। तर्क आपको आर दे रहा है कि गैर नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो देखिए क्या ये दोनों सही हैं? तो आप दोनों सही लग रहे हैं क्या फिर एक दोनों दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? भील जनजाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। और ये बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य भी है, हाँ बिल्कुल है। और व्याख्या करना नहीं कर रहा, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर गैर नृत्य किया जाता है क्योंकि गैर नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ और ये दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या जैसी कोई बात नहीं है। कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इज राइट है क्योंकि व्याख्या तो हो रही है, जो व्याख्या नहीं हो रही है बल्कि दोनों कथन सही है। आर है वो एक ही सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। आगे नेक्स्ट बढ़िए 49। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को बूंदी राज्य से निकाल दिया गया था जिन्होंने नैनूराम यानी कि जो पंडित नैनूराम थे, नैनूराम शर्मा के साथ मिलकर के काम किया था? वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी था जिनको बूंदी से निकाल भी दिया गया था और उन्होंने पंडित नैनूराम के साथ मिलकर के क्या किया था? मिलकर के काम किया था। तो पंडित नैनूराम शर्मा थे, नारायण चौधरी थे, ऋषिदत्त मेहता थे, या विजय सिंह पथिक थे? देखो पंडित नैनूराम शर्मा खुद आगे तो गलत हैं और विजय सिंह पथिक को तो कहीं नहीं निकाला गया था, नारायण चौधरी को भी नहीं निकाला गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है, ऋषिदत्त मेहता ऑप्शन सी राइट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
शेखावटी क्षेत्र का वो प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जो केवल पुरुषों द्वारा व्यावसायिक रूप से किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला वो लोक नृत्य है जो व्यावसायिक रूप से किया जाता है, पुरुष करते हैं उसको, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या है? चरी है या गीदड़ है या डांडिया है या फिर बम नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता देना। इसका राइट आंसर क्या है? बी, गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य जो पुरुष करते हैं और ये व्यावसायिक रूप से पुरुष करते हैं, कहाँ करते हैं? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। इसी के साथ में आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से। इसको है ना, आप क्या करें, अगर आपके पास टाइम वगैरह कम है तो आप इस वीडियो को स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, 2 की स्पीड करके देख लेना, लेकिन देख जरूर लेना। एक बार इस वीडियो को देख लेना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे से लेवल के क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपको बहुत ही आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन से। इसी आशा के साथ में मैं इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप कल आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करके आए और झंडे गाड़ के आए और आप अपना एग्ज़ाम सुनिश्चित करके और अपना पेपर सुनिश्चित करके और अपना सिलेक्शन है वो पक्का करके आइएगा। और बाकी कोई एक्स्ट्रा लोड लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे से, आपकी तैयारी बहुत मस्त हो गई है, अच्छे से हो गई है, बस अच्छे से पेपर देके आइए। आपका निश्चित तौर पर खुद पे यकीन रखिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसी आशा के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में मैं लेता हूँ आपसे विदा। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, अन्यथा अब आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। लेकिन अब कहीं से भी देखिए, कंटेंट अच्छा देखिए और अपनी तैयारी बेहतर रखिए। इसी उम्मीद के साथ में जय भारत, जय हिंद, थैंक यू, ठीक है।